हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले पॉलिटी की दो वीडियो अपडेट की जा चुकी है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें 2 वीडियो अपडेट कर दी गई है। तो उसके बाद में तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो थी भारतीय संविधान के इतिहास और दूसरा कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया है, तो उसके बारे में चर्चा किए थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और बार बार यही अनुच्छेद एग्जामों में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन होने के कारण इसको हल करने में कठिनाई होती है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने चैनल यूपी मैथ मस्ती को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए बात करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। देखिए, संविधान में अगर बात करें तो संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 22 भागों में। उसके बाद में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। 22 भाग हुए और 12 अनुसूचियाँ। और 22 भाग में कितने अनुच्छेद हैं? 395। लेकिन आज के डेट में ये 470 के इर्द गिर्द हैं, अर्थात 470 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में अनुच्छेद कितने हैं? 395। इसमें जैसे मान लीजिए कोई संशोधन किया गया तो 101 का ए कर दिया गया, 101 का बी कर दिया गया। इस तरह कुल मिला के अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 470। उम्मीद लगाते हैं कि आपको भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं 22 भाग में से पहले भाग की। देखिए, पहला भाग क्या है? पहला भाग में बताया गया है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात संघ एवं उनका राज्य के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो लेकिन भाग नंबर 1 जो है कितने अनुच्छेदों के मध्य है? तो अर्थात भाग नंबर 1 से 4 अनुच्छेद के बीच में है। तो देखिए, बात करते हैं अब अनुच्छेद नंबर 1 में क्या कहा गया है। ये तो कंफर्म हो गया कि भाग नंबर 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 1 में क्या कहा गया है तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए, 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो देखिए, भारत क्या है? पूरा, ये देखिए पूरा देश है। तो इसमें क्या है? छोटे छोटे राज्य हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, बिहार, सब राज्य हैं। तो देखिए, राज्यों का संघ क्या है? भारत है। अर्थात राज्यों का संघ क्या है? भारत है। तो आपको अनुच्छेद नंबर 1 समझ में आ गया। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 1 में कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 2। तो नए राज्यों का प्रवेश। अगर मान लीजिए राज्य है, मान लीजिए राजस्थान, एक बार मान लेते हैं कि राजस्थान राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। तो इसका क्या किया जाएगा? विखंडन जब किया जाएगा तो उस समय किस अनुच्छेद में बात होगी? तो अनुच्छेद नंबर 2 में बात होगी। तो अनुच्छेद नंबर 2 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का प्रवेश। फिर उसके बाद में आप देखिए, राज्य का संघ हो गया भारत। अब नए राज्य का प्रवेश के बारे में, तो नया राज्य जब प्रवेश हो जाएगा तो उसके सीमा का निर्धारण होगा और नामों का निर्धारण करना होगा। तो 21 अनुच्छेद में कहा गया है, 3 अनुच्छेद में कहा गया है। तो देखिए, राज्यों की क्षेत्र सीमाएं और नामों में परिवर्तन, अर्थात मान लीजिए कि कोई नदी होगी तो नदी का निर्धारण किया जाएगा, तो वहीं राज्यों की क्षेत्र सीमाओं का निर्धारण और नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 3 में। तो चलिए, उम्मीद लगाते हैं कि आपको भाग नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, भाग नंबर 1 कितने से कितने अनुच्छेद के मध्य है? 1 से 4। इसमें क्या बताया गया है? संघ एवं राज्य, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है कि राज्यों की क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं भाग नंबर 2। देखिए, भाग नंबर 2 में क्या बताया गया है? नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता कितने अनुच्छेद के मध्य है? तो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के मध्य में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रावधान है और उसकी लिमिटेशन क्या है, उसके बारे में भाग नंबर 2 अर्थात अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के मध्य में
बताया गया है। अगर इसको शार्ट ट्रिक से अगर बात करें कि इसका शार्ट ट्रिक है नाग पंचमी, अर्थात नाग का मतलब नागरिकता और पंचमी का मतलब 5 से शुरू हुआ है। तो 5 से 11 के मध्य में कौन सा है? नागरिकता। और इसके डिटेल हम आगे देखेंगे। उसके बाद में भाग नंबर 3 में क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार आप जानते हैं कि कितने से कितने अनुच्छेद के मध्य में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य में मौलिक अधिकार है। देखिए, मौलिक अधिकार बहुत ही बड़ी टॉपिक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम संक्षिप्त में देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार के को 12 से 35 जो अनुच्छेद है उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला, समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 के मध्य में है, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पाँचवां, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर उसके बाद में छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में बताया गया है। संस्कृति और शिक्षा के बारे में 29 से लेकर 30 के मध्य बताया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब धार्मिक जो है, जैसे मान लीजिए बौद्ध हुआ, हिंदू हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, उसकी अनेक जो प्रथाएं हैं उसके बारे में अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 के मध्य बताया गया है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करें तो 23 से 24 तक के मध्य, अर्थात कि बच्चों की कितनी उम्र होनी चाहिए, कि कितने उम्र तक बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और कठिन से कठिन अर्थात भारी कार्य न कराना चाहिए। इसमें क्या है? बच्चों के शोषण संबंधी अधिकार किसमें है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और जो कि अनुच्छेद इसका क्या है? 23 से 24 के मध्य है। स्वतंत्रता का अधिकार जैसे 19 से लेकर 22 के मध्य में है। तो चलिए, अब हो गया, पहले भाग नंबर 1 देख लिए। ये भाग नंबर 1 कितने से कितने के मध्य है? 1 से 4 के मध्य, और इसमें क्या चर्चा किया गया है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग नंबर 2 के बारे में, इसमें क्या बताया गया है? नागरिकता के बारे में। कितने अनुच्छेद से अनुच्छेद के मध्य? 5 से 11। ये जरूर याद कर लीजिएगा कि कितने से कितने के मध्य है। और उसके बाद में भाग नंबर 3 के में बताया गया है कि मौलिक अधिकार कितने से कितने के मध्य है? 12 से 35 के मध्य है, लेकिन इसको 6 भागों में बांटा गया है। तो ये बहुत बड़ी टॉपिक हो जाती है, इसीलिए इसके बारे में एक नेक्स्ट में एक वीडियो में पूरा मौलिक अधिकार ही हम लोग समझ लेंगे। चलिए, अब भाग नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। देखिए, भाग नंबर 4 में क्या बताया गया है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व अर्थात अगर कोई, जैसे मान लीजिए पशु हुए, धरोहर हुई, या कार्यपालिका हुई आदि को किस नीति और निर्देश के द्वारा उसको सुरक्षित और संगठित रखा जाए, उसके बारे में भाग नंबर 4 में बताया गया है। उसका अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्व को बताया गया है। उसके बाद में इसी में भाग नंबर 4 है, जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, और उसका अनुच्छेद है 51A। देखिए, बार बार एग्जाम में पूछता है कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 51A में। अब बात कर लेते हैं कुछ समिति के बारे में। तो देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया। क्या शामिल किया गया? मूल कर्तव्य शामिल किया गया, जो कि भाग नंबर 4 बनाकर इसके अनुच्छेद नंबर 51A में रख दिया गया। उसके बाद में देखिए, अब बात करते हैं भाग नंबर 5। अब भाग नंबर 1 देख लिए हैं कि, उसके बाद में भाग नंबर 2 देख लिए हैं, 3 देख लिए हैं, और 4 देख लिए हैं। भाग नंबर 1 जानते हैं कि 1 से 4 के मध्य है। भाग नंबर 2 5 से 11 है, और उसके बाद में 3 है 12 से 36, और उसके बाद भाग नंबर 4 है 36 से 51। और उसके बाद में आप बात करते हैं भाग नंबर 5 और भाग नंबर 6। यहाँ से आप कलम लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो अनुच्छेद आएंगे बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, बात करते हैं भाग नंबर 5। देखिए, भाग नंबर 5 में संघ के बारे में। संघ का मतलब आप लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी पद हैं उसके बारे में अनुच्छेद नंबर 52 से 151 के मध्य बताया गया है। संघ को कितने से कितने के मध्य बताया गया है या वर्णन किया गया है? भाग नंबर 5 के अंतर्गत संघ को अनुच्छेद नंबर 52 से 151 के मध्य वर्णन किया गया है। भाग नंबर 6 की अगर बात करें तो राज्य के बारे में बताया गया है, और राज्य के बारे में कितने कितने अनुच्छेद के मध्य 152 से लेकर 237 के मध्य वर्णन किया गया है। इसका मतलब भाग नंबर 5 में संघ और भाग नंबर 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। अर्थात जितने भी पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उसको भाग नंबर 5 के अंतर्गत, और जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो भी हैं उसको भाग नंबर 6 के अंतर्गत
वर्णन किया गया, अर्थात ये इनके बारे में अनुच्छेद नंबर 152 से 237 के मध्य में ही वर्णन किया गया होगा। चलिए बात करते हैं भाग नंबर 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए राष्ट्रपति और भाग नंबर 6 में राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। देखिए सेंट्रल में राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल होता है। तो देखिए अगर बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 52 में, तो अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। उसके बाद में 53 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की कार्य शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद में 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाए। तो देखिए 52, 53, 54 हो गया। वहीं अगर राज्यपाल की अगर बात करें तो देखिए दोनों आपस में मैचिंग करता है। तो 52 है तो 52 में एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और उसके बाद एक जोड़ रहे हैं तो एक आगे भी लिख लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, राज्यपाल का हो जाएगा। इसका मतलब 52 में एक जोड़ेंगे 53, 153 में क्या हो गया, राज्यपाल का पद का वर्णन किया गया। वहीं 154 की अगर बात करें तो राज्यपाल की शक्ति और कार्य का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 155 में निर्वाचन प्रणाली का वर्णन किया गया है। तो देखिए 52, 53, 54 में राष्ट्रपति से संबंधित है, लेकिन 153, 154, 155 अर्थात एक जोड़कर एक आगे लिख देंगे तो इसमें राज्यपाल का वर्णन किया गया है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है और कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए आगे बात करते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद पर को सुशोभित कर रहा है तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया, अर्थात जो भी आज के डेट में अगर किसी भी पद पर अगर बैठा हुआ है तो उसको हटाने की एक न एक कोई प्रक्रिया होती है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस अनुच्छेद के थ्रू आपको बताया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 61 में महाभियोग प्रक्रिया को बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 72 की अगर बात करें तो इसमें क्षमा याचना के बारे में बताया गया है, अर्थात समाधान के बारे में बताया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड की अगर सज़ा दी जा चुकी है तो उसे राष्ट्रपति अगर चाहे तो अनुच्छेद 72 के थ्रू उसे उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। देखिए अनुच्छेद नंबर 61 में महाभियोग, अनुच्छेद नंबर 72 में समाधान, अनुच्छेद नंबर 123 में अध्यादेश। अध्यादेश अर्थात अगर राष्ट्रपति चाहे, अगर कोई नियम कानून को पारित करना चाहता है तो वो अध्यादेश जारी करके नया नियम कानून को बना सकता है। ये किस अनुच्छेद के थ्रू होगा, 123 के अंतर्गत अध्यादेश के बारे में बताया गया है। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 143। देखिए अनुच्छेद नंबर 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। 21 अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 143, जो कि इसमें वर्णन किया गया है सुप्रीम कोर्ट से सलाह के बारे में। तो देखिए अब इसको फिर से हम देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 61 में क्या बताया गया है, महाभियोग प्रक्रिया के बारे में, 72 में क्षमा याचना के बारे में, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में, अनुच्छेद नंबर 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह के बारे में, लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। उसके बाद में चलिए बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो देखिए उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। और उसके बाद अनुच्छेद नंबर 64 में अगर बात करें तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, अर्थात उपराष्ट्रपति अपने पद के लिए वेतन नहीं लेता है, अर्थात उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका वेतन उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताया है कि देखिए ये क्या है, सेंट्रल में होता है और मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा, स्टेट में हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति सेंट्रल में हो रहा था और राज्यपाल स्टेट में। तो उसके बाद में बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो देखिए प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो अनुच्छेद नंबर 74 में प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के बारे में बात किया गया है। उसके बाद में 75 में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री पद के बारे में बताया गया है। और उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 76 की अगर बात करें तो महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। तो देखिए 74 में प्रधानमंत्री, अनुच्छेद नंबर 74 में प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के बारे में, 75 में प्रधानमंत्री के बारे में और 76 में महान्यायवादी। और इसमें से अगर 11 घटा देंगे और एक आगे बढ़ा देंगे, अर्थात 74 से 11 घटाएंगे तो 63 और एक आगे बढ़ा देंगे तो 163 में मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल की बात की गई है। और वहीं अगर इसमें से 11 घटा देंगे 164 में
तो मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। और उसके बाद अनुच्छेद नंबर 165 में महाधिवक्ता के बारे में, जिस प्रकार सेंट्रल में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार स्टेट में महाधिवक्ता होता है। ये देखिए, उम्मीद लगाते हैं कि आपको ये सारे अनुच्छेद समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो बार बार इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 79 की। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 79 में आप लोग जानते हैं कि संसद के बारे में, और उसके बाद अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं अनुच्छेद नंबर 81 की बात करें तो इसमें लोकसभा के बारे में उल्लेख किया गया है। अर्थात देखिए, अगर तीनों शब्द का अगर मान लीजिए हम एक एक अक्षर लेते हैं तो संसद से स और राज्य से र और लोकसभा से ल, इसका मतलब सरल याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 79 होगा कि 80 होगा कि 81 होगा, जिससे आपको बार बार सोचने और समझने में समस्या नहीं होगी। सरल का मतलब स का मतलब 79 में संसद के बारे में, र का मतलब राज्यसभा और ल का मतलब लोकसभा के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 168 में विधानमंडल के बारे में बताया गया, और वहीं अनुच्छेद नंबर 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 175 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। उसके बाद में जो कि आप लोग जानते हैं कि विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में उपस्थित हैं। जैसे पहले तो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर अब यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो किन किन राज्यों में विधान परिषद है, तो पहला यूपी होगा, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र होगा, तमिलनाडु होगा, बिहार होगा, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। तो देखिए, यही सारे जो राज्य हैं, इन सारे राज्यों में विधान परिषद उपस्थित है। उसके बाद में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर 100 में क्या बताया गया है, निर्णायक मत। अगर मान लीजिए, अगर कहीं पे भी अगर चुनाव प्रक्रिया अगर संसद के मध्य चल रही है तो उस समय अगर दोनों उम्मीदवारों के मत अगर समान हो जा रहे हैं तो उस केस में निर्णायक मत का यूज किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 100 के अंतर्गत किया जाता है। वहीं अनुच्छेद नंबर 108 की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन की, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का अगर संयुक्त अगर बैठक बुलानी हो या अधिवेशन करना है तो अनुच्छेद नंबर 108 के थ्रू वो संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। उसके बाद में बात करते हैं 110 में। तो देखिए, 110 में धन अधिवेशन के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अधिवेशन 2 प्रकार के होते हैं या विधेयक, यहाँ पे अधिवेशन नहीं विधेयक होगा। तो यहाँ पे धन विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, और 112 में क्या बताया गया है, बजट के बारे में। और वहीं अगर 116 की बात करें तो लेखानुदान के बारे में बताया गया है। और देखिए, 117 में वित्त विधेयक, 110 में धन विधेयक और 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। तो देखिए, ये सारे जो अनुच्छेद हैं इसको आप 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, जिससे आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अगर गठन की बात करें तो इसके बारे में 124 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे किया जाएगा। वहीं अगर 2 को आगे कर देंगे और 214 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, अनुच्छेद नंबर 214 में हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। देखिए, गलत हो गया है, 214 में हाई कोर्ट का गठन और इसमें राज्यों के लिए हाई कोर्ट। तो देखिए, इसमें 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का और यही अनुच्छेद नंबर 214 में हाई कोर्ट का गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 131 की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का वर्णन किया गया है। या अनुच्छेद नंबर 216 की बात करें तो इसमें राज्यों के लिए हाई कोर्ट होंगे, इसके लिए बात की गई है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 148 की बात करें तो इसमें कैग की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद में बात करते हैं केंद्र और राज्य संबंधी जो अनुच्छेद हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उसको जान लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद नंबर 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद नंबर 250 की अगर बात करें तो आपातकालीन के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति के बारे में अनुच्छेद नंबर 250 में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद नंबर 262 की अगर बात करें तो नदी जल विवाद के बारे में बताया गया है। अर्थात
अगर जैसे मान लीजिए सिंधु नदी हुई तो उसका कितना परसेंटेज पानी पाकिस्तान में और कितना परसेंटेज पानी भारत में रोका जा सकता है, अर्थात नदी संबंधी जो विवाद होते हैं उसे किस अनुच्छेद के थ्रू वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 262 में वर्णन किया गया है कि क्या उसके नियम और कानून और कायदे होने चाहिए। देखिए अनुच्छेद नंबर 263 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्त आयोग का के बारे में बताया गया है। उसके बाद में अखिल अनुच्छेद नंबर 312 में की बात करें तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है कि 312 में किस का वर्णन किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS, IPS और IFS का वर्णन किया गया है। उसके बाद में 315 की अगर बात करें तो 315 में राज्य एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC का वर्णन किया गया है। देखिए 312 और 315 ये दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसको तो आप ज़रूर कंठस्थ कर लीजिएगा। और उसके बाद में ये भी सारे जो अनुच्छेद हैं ये अपने जगह जगह से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और बार बार इन अनुच्छेदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं निर्वाचन आयोग। तो देखिए निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग किस भाग के अंतर्गत वर्णन किया गया है। भाग नंबर 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। देखिए भाग नंबर 15, क्योंकि निर्वाचन आयोग बार बार पूछता है कि बताइए भाग नंबर 15 में किसका वर्णन किया गया है, निर्वाचन आयोग का। वहीं भाग नंबर 17 की अगर बात करें तो इसमें राजभाषा का यूज किया गया, अर्थात अनुच्छेद नंबर 343 में हिंदी लिपि और देवनागरी भाषा का वर्णन किया गया है। उसके बाद में भाग नंबर 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो देखिए आपातकाल का वर्णन किस भाग में किया गया है, 18 में अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360 जो कि अनुच्छेद हैं। उसके बाद में संविधान संशोधन की अगर बात करें तो संविधान संशोधन को किस में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो देखिए इन सभी को भाग नंबर 15, भाग नंबर 17, भाग नंबर 18, भाग नंबर 20 ये 4 भाग और प्लस जो वर्णन किया गया है इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बार बार हर एक एग्जामों में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं, 15 में निर्वाचन, 17 में राजभाषा और 18 में आपातकाल और 20 में संविधान संशोधन, और इसके जो अनुच्छेद हैं उसको भी आप याद कर लीजिए। चलिए आगे, और आज की वीडियो का ये लास्ट अनुच्छेद है सब। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 17 जो कि हम आपको बताए थे कि मौलिक अधिकार में इसको हम पढ़ेंगे, तो आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ये बार बार एग्जामों में एकदम सटीक इसी तरह पूछता है कि अनुच्छेद नंबर 17 में बताइए यह अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत अर्थात भेदभाव, सभी वर्गों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 29 की अगर बात करें तो 29 में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण कैसे किया जाए, अनुच्छेद नंबर 29 में बताया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 40 की अगर बात करें तो अनुच्छेद नंबर 40 में पंचायती राज प्रणाली के बारे में बताया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 32 जिसे हम संविधान की आत्मा के नाम से भी जानते हैं, किस बार बार एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है या मिनी संविधान कहा जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 32 को कहा जाता है। इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।